हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया था बेटा स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन अपन ने देख ली थी। उसके बाद में अपन ने चार्ज के बारे में भी देखा, चार्ज किस प्रकार से इंड्यूस किया जाता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सब को अपन ने डिस्कस किया था। अब अपन डिस्कस करेंगे बेटा दो स्थिर और बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम बल के बारे में, वैद्युत बल के बारे में, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसको एक्सप्लेन किया था बेटा कूलाम ने। तो अब बात करने वाले हैं अपन कूलाम के नियम की। बेटा कूलाम का नियम, जब बात कर रहे हैं बेटा कूलाम के नियम की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये, कूलाम का नियम जो होता है वो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए ही एप्लीकेबल है। बेटा स्थिर और बिंदुवत आवेशों के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपके पास दो स्थिर आवेश, बिंदुवत स्थिर आवेश है, अगर आपके पास कोई दो स्थिर व बिंदुवत आवेश है, तो उनके मध्य लगने वाला कूलाम बल जो होगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा क्लियर? तो यहां अगर देखें, अगर दो बिंदु आवेश लें अपन, ये एक बिंदु आवेश लेट किया मैंने Q1, दूसरा बिंदु आवेश लेट किया मैंने Q2, और सेपरेशन जो डिस्टेंस है वो है R। तो दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल जो होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल जो होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा ये, अब जब प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा बेटा, कांस्टेंट जिसको अपन लेट करते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य जो कूलाम बल का फॉर्मूला आता है वो सिंपल सा फॉर्मूला आता है F इज टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये इसका स्केलर फॉर्म में, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो तो आप इसके साथ में लिख सकते हैं बेटा क्या, F वेक्टर इज टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप, जहां R कैप जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा, Q1 और Q2 को मिलाने वाले एक्सिस के अलोंग होगा बेटा, उस अक्ष के अनुदिश होगा। तो कूलाम नियम के अनुसार कोई भी दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल जो होगा वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा। और प्रोपोर्शनल सिंबल हटाओगे कांस्टेंट आएगा K। और K क्या है इसके बारे में देखें तो K को कहते हैं बेटा कूलाम बल नियतांक या स्थिर वैद्युत बल नियतांक, और कुछ ना समझ में आए तो समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक। तो इस K के बारे में देखें, जहां K तो यहां K के बारे में बता सकते हैं कि K को बोल सकते हैं या समानुपाती नियतांक है, या कूलाम बल नियतांक भी बोल सकते हो, या फिर स्थिर वैद्युत बल नियतांक भी बोल सकते हो बेटा इसको। अब बात करें इसकी वैल्यू की, तो K की जो वैल्यू होती है K इक्वल टू होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये K की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। बेटा सिंपल सा। अब यहां पर एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, ये इसकी एमकेएस या एसआई यूनिट है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करते तो इसी की वैल्यू जो बनती है बेटा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, सीजीएस में इसकी वैल्यू बनती है 1, न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, और कूलम की जगह स्टेट कूलम स्क्वायर। ये तो इस K की सीजीएस में जो वैल्यू होती है वो होती है 1, एमकेएस में होती है बेटा या एसआई में होती है 9 10⁹ क्लियर कि ओके सर। पर ये आप बताइए कि इस K के अंदर जो वैल्यू ले रखी है आपने 1/4 पाई, 4 पाई तो कांस्टेंट है, बट एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है बेटा, क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और यहां पर एप्सिलॉन नॉट ध्यान रखना, एप्सिलॉन नॉट जो है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा 1/4 पाई K, या इसको सिंप्लाइज करोगे तो आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वैक्यूम के लिए वो होती है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा ये आपको वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए बेटा, डायरेक्ट पूछ लिया जाए। अब यहां पर कूलम्स लॉ 12th के एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, और इस पे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कंपटीशन बीएससी नर्सिंग है या फिर छोटे मोटे साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो यहां पर पूछा जाता है आपको वैल्यू ऑफ के, जो अपन ने देख ली, वैल्यू ऑफ के या फिर यूनिट ऑफ के या फिर डायमेंशन ऑफ के, ये यहां पर इनमें से कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है। अब यहां पर वैल्यू की बात करें तो अपन ने एसआई सिस्टम में भी देखा है और सीजीएस सिस्टम में भी देखा है। एसआई में जो वैल्यू अभी अपन ने देखी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। क्लियर? सीजीएस में बात करता हूं तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम स्क्वायर। ये क्लियर? अब बात करें यूनिट ऑफ के की, तो यूनिट बेटा यहां सामने साफ साफ लिख रखी है, तो आपके पास यूनिट आ जाएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर? बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, सॉल्व करनी आनी चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, पर इतनी याद करना पॉसिबल नहीं होती है, तो इसको सिंपलाइज करना सीख जाओ। बात करें अपन न्यूटन फोर्स के लिए, तो फोर्स के लिए m1 L1 T-2, लेंथ के लिए हो जाएगा मीटर स्क्वायर के लिए L2, और चार्ज का होता है A1 T1 स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा A2 T2। सिंपलाइज करोगे तो सिंपलाइज करने पे आपको मिलेगा m1, L की बात करते तो L की वैल्यू आ जाएगी 3, T की वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 4 और A -2। तो जो K की डायमेंशन आती है वो आती है m1 L3 T -4 A -2 बेटा, m1 L3 T -4 A -2। तो बेटा आपको ये डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो इसको हल्का सा एक ही स्टेप में सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो ये जो है आपसे पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में, फिल इन द ब्लैंक में, डाटा भी याद होना चाहिए आपको। क्लियर? अब इसी के अंदर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी अपन ने वैल्यू तो लिख ली, पर इसकी भी डायमेंशन पूछी जाती है बेटा। तो इसकी डायमेंशन की अगर मैं बात करता कि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है, तो वो देखो, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन की बात करें तो यहां पर जो यूनिट है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की, वो है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जबकि के की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, मतलब जस्ट इसका उल्टा। अब उल्टा है तो डायमेंशन को भी उल्टी कर लो। अब उल्टी करने का मतलब सिंबल्स चेंज कर लो बेटा, तो ये आ जाएगा m-1 L-3, T जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, और A जो माइनस में है वो भी प्लस में हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा m-1 L-3 T4 A2। क्लियर? तो ये डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब यहां पर एक जो सिंपल सा एग्जांपल बनता है वो ये भी बनता है, कई बार आपको पूछा जा सकता है वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट के। तो ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट के जो होता है वो होता है 1/4 पाई, 1/4 पाई। इसकी यूनिट, तो ये बेटा यूनिट लेस होगा, ये डायमेंशन लेस होगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू के जो होगा वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस बनेगा बेटा, सिंपल सा है, ध्यान रखना। क्लियर? चले आगे। यहाँ कूलाम नियम के अंदर अपन ने जो देखा उसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना, फोर्स और जो डिस्टेंस के बीच में ग्राफ होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² आता है, तो इसका ग्राफ जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, अति परवलय। कैसा बनता है? अति परवलय बनता है। ठीक है? अब यहां पर अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज कर ले, जैसे r² और F में रिलेशन पूछ लेता, तो उस केस में जो ग्राफ बनता है वो बनता है बेटा आयताकार अति परवलय, आयताकार अति परवलय। क्लियर? क्या सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपको बात की गई 1/r² के समानुपाती है, तो आपने F को लिया है y पे और r² को जो है वो रिप्लेस कर दूंगा x से, तो आपके पास व्युत्क्रमानुपाती संबंध आएगा, तो मतलब ग्राफ आयताकार अति परवलय बनेगा। क्लियर? अब यही ग्राफ आपको ऐसे दे दिया जाता F और 1/r² के बिटवीन, तो उस केस में बनेगा स्ट्रेट लाइन। क्या सर कैसे? तो देखो
F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², F को आपने लेट किया y पे और 1/r² को लेट किया है कहां पर, x पे, तो रिलेशन क्या आ गया, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x। तो आपका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा। तो ध्यान रखना, एक ही रिलेशन के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ बना सकते हो, डिपेंड करता है आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन सी वैल्यू ले रखी है। क्लियर। तो ये अभी अपन ने देखा कूलाम का नियम। एक बार सिंपल सा वापस रिपीट कर लेता हूं। कूलाम का नियम जो होता है वो क्या होता है, दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता, दो स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान जो होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर। देन नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम फोर्स, बेटा कूलाम बल नियम के गुणों के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि कूलम बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। अब अट्रैक्शन जो होता है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, विजातीय आवेशों में होता है और सजातीय आवेशों में जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है बेटा। क्लियर। देन नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो कूलाम बल क्षेत्र जो होता है या कूलाम बल जो होता है वो संरक्षी बल क्षेत्र होता है। इट मीन संरक्षी बल क्षेत्र में किया गया कार्य जो होता है वो पथ पे डिपेंड नहीं करता है। इट मीन वैद्युत क्षेत्र में भी किया गया कार्य पथ पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे बेटा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे। जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने किसी चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ पे मूव करवा लिया या उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो वहां पर टोटल वर्क जो होगा वो 0 होगा। तो सिंपल सा स्टेटमेंट और सिंपल सी बात आप ध्यान रख लेना, क्या कूलाम बल जो होता है या वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी प्रकृति का होता है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मीनिंग होता है बेटा किया गया कार्य पथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर ध्यान रखना, अगर कोई फील्ड है उस फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को आपने मूव करवा के इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम कर लिया, देन वर्क डन इज इक्वल टू 0। क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिंपल सी बात है, पर पता होनी चाहिए, स्टेटमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड बात करें थर्ड प्रॉपर्टी की, तो कूलाम का नियम जो होता है वो अध्यारोपण के सिद्धांत की पालना करता है। अब बात आती है कि सर अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अब सिंपल सा समझना हो तो मैं बता देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मीनिंग होता है कि जहां पर 2 या 2 से अधिक इंटरेक्शंस होते हैं बेटा, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं होती है किसी एक पर, तो हर एक क्रिया जो होती है वो कभी भी दूसरे से प्रभावित नहीं होती है। हर एक इंटरेक्शन जो होता है वो किसी दूसरे इंटरेक्शन को इफेक्टेड नहीं करता है। परंतु जब किसी एक पार्टिकल की बात आती है या एक पॉइंट की बात आती है तो उसके ऊपर टोटल इंटरेक्शन जो होता है या अन्योन्य क्रिया जो होती है वो सभी अन्योन्य क्रियाओं का सदिश योग होता है, उन सब का वेक्टर सम होता है, सबका इफेक्ट का टोटल सम मिलता है एक पार्टिकल पे। तो इसको अपन अच्छा खासा डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट अगली बात करें तो अगला जो है कि कूलाम बल जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है बेटा, माध्यम पे निर्भर करता है। यही बात करें अपन ग्रेविटेशन के अंदर, तो ग्रेविटेशन के अंदर जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पे कभी भी इफेक्टेड नहीं होता है। जबकि स्थिर वैद्युत बल की बात करें या कूलाम बल की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल किस मीडियम में। अगर आप मीडियम चेंज कर लेते हो उस केस के अंदर वैल्यू भी चेंज होती है। इट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो डिपेंड करेगा किस पे बेटा, मीडियम पे डिपेंड करता है। कूलाम बल मीडियम पे डिपेंड करता है बेटा। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है, नेक्स्ट अगर बात करें अगला फिफ्थ नंबर का, तो फिफ्थ नंबर में अपन सिंपल सा बोल सकते हैं कि कूलाम बल जो होता है वो एक केंद्रीय बल है, या फिर ये कह सकते हो कि कूलाम बल जो होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। कूलाम बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है बेटा। सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्रीय बल होता है, मतलब लगने वाला बल जो होता है उनको मिलाने वाली एक्सेस के अलोंग होता है बेटा, या टूवर्ड्स होगा या अवे होगा, डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी पर कि कौन सा फोर्स है बेटा। अट्रैक्शन फोर्स है तो टूवर्ड्स होगा और रिपल्सन फोर्स होगा तो अवे होगा। दोनों ही केस में फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट ऑपोजिट और ऑपोजिट होगी बेटा। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ये कि ये न्यूटन का थर्ड नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है बेटा। एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है कि कैसे करता है, तो सिंपल सी बात है, 2 चार्ज पार्टिकल ले ले, सपोज ये Q1 ले लिया, ये Q2 ले लिया, ये इस पे फोर्स लगाता है सपोज F1, ये इस पे लगाएगा F2, तो नो डाउट F1 और F2 मैग्नीट्यूड में सेम,
पर डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं। समान परिमाण और विपरीत दिशा के अंदर जो है वो बल कार्य करते हैं बेटा। तो ये सिंपल से इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। एक बार जल्दी से फास्टली इसको रिपीट कर ले तो सिंपल सा अपन कह सकते हैं क्या, कूलाम बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, जबकि ग्रेविटेशन जो होता है बेटा ध्यान रखना, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो केवल और केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। दूसरा जो पॉइंट है, कूलाम बल जो होता है वो संरक्षी बल क्षेत्र है। संरक्षी बल क्षेत्र का मतलब है सिंपल सा, किया गया कार्य पथ पे निर्भर नहीं करेगा। ऐसे ही गुरुत्व क्षेत्र भी जो होता है वो संरक्षी बल क्षेत्र होता है, वो किया गया कार्य डिपेंड करता है किस पर, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो ध्यान रखना, गुरुत्व क्षेत्र की बात करें या वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो बंद लूप के अंदर बेटा पार्टिकल जहां से निकला वापस वहीं पहुंच गया तो किया गया कार्य शून्य मतलब शून्य मतलब शून्य होगा। तीसरी बात होती है अध्यारोपण के सिद्धांत की, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो यहां पर सिंपल सी बात है, जब दो या दो से अधिक अनुनीय क्रियाएं होती है तो सभी अनुनीय क्रियाएं एक दूसरे से अनइफेक्टेड रहती है बेटा, अप्रभावित रहती है। परंतु किसी एक पार्टिकल की बात करें, एक चार्ज की बात करें तो उसके ऊपर नेट इंटरेक्शन जो होगा, परिणामी अनुनीय क्रिया जो होगी वो उन सभी का क्या होगा, सदिश योग होगा बेटा। क्या होगा, सदिश योग होगा। कैसे होता है वो अभी अपन देखेंगे। नेक्स्ट जो है बेटा, कूलम्ब फोर्स जो होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, माध्यम पे निर्भर करता है, माध्यम के साथ साथ फोर्स की वैल्यू भी चेंज होती है। नेक्स्ट ये सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल है और साथ साथ में व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। और तीसरा ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना भी करता है, मतलब न्यूटन की गति के थर्ड नियम की पालना करता है बेटा। तो ये सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है, आपके दिमाग में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, जिससे आपके कई क्वेश्चन जो है वो इजी वे से हो जाते हैं। जैसे ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, इस पे देख लो, या फिर ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है, इसके बेसिस पे भी हो सकती है और इस पे भी हो सकती है। क्लियर। कूलम्ब बल के जो गुण देखिए, उन गुणों के अंदर जो सबसे लास्ट में देखा अपन ने क्रिया प्रतिक्रिया नियम, अपन इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, इसके बाद भी फिर अपन अध्यारोपण का सिद्धांत भी देखेंगे और माध्यम का इफेक्ट भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा क्रिया प्रतिक्रिया नियम की। तो कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण समझें या फिर कह दें कि सिद्ध करो कि कूलम्ब का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। दोनों का ही सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज है, एक को करोगे दोनों ही प्रूफ होते हैं बेटा। ठीक है, तो अगर मैं बात करनी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम को सिद्ध करो या कूलम्ब के नियम का सदिश निरूपण लिखो, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रखी है, निर्देशांक ले लिए और दो चार्ज पार्टिकल्स ले लिए Q1 और Q2 बेटा। Q1 के लिए जो मैं मान रहा हूं पोजीशन वेक्टर वो मैंने लेट कर लिया R1 वेक्टर, और Q2 के लिए जो लेट कर रखा है वो मैंने कर रखा है R2 वेक्टर। क्लियर। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको मैं लेट कर लेता हूं R। क्लियर। अब यहां पर जो है इन दोनों के बिटवीन जो फोर्स होगा बेटा, मे बी अट्रैक्शन और रिपल्सन, में लाइक चार्ज लेते हुए चलता हूं और मान लेता हूं कि यहां पर जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं बेटा। क्लियर। तो यहां पर Q1 जो है Q2 के ऊपर फोर्स लगाता है, उसको मैं बोल दिया F21 वेक्टर। F21 वेक्टर, F21 वेक्टर इट मींस Q2 पर Q1 के कारण बल, Q2 पर Q1 के कारण बल। और यही अगर मैं यहां देखूं तो यहां लिख सकता हूं F12 वेक्टर, F12 वेक्टर इट मींस Q1 पर Q2 के कारण फोर्स, Q1 पर Q2 के कारण बल। ठीक है। और जैसे ही इन दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन वेक्टर भी देखें, जैसे मैंने लिखा ये R21 वेक्टर, R21 वेक्टर का मतलब हो गया Q2 का Q1 के सापेक्ष, Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। ऐसे ही आप Q1 का Q2 के सापेक्ष देखोगे तो वो आएगा R12 वेक्टर। ये R12 वेक्टर का मतलब हो गया 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर आएगा। जैसे R1 वेक्टर जो है वो क्या है, Q1 का मूल बिंदु के सापेक्ष, R2 क्या है, Q2 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। वैसे ही Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश जो है वो है R12 वेक्टर, और Q2 का Q1 के सापेक्ष जो है वो है R21 वेक्टर। क्लियर। देखना है R12 वेक्टर Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश, R21 वेक्टर Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। ऐसे ही अगर बात करूं F12 वेक्टर का मतलब हो गया Q1 पर Q2 के कारण
कूलम्ब बल, या फिर F21 वेक्टर इट मींस Q2 पर Q1 के कारण कूलम्ब। क्लियर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही, इनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा F21 वेक्टर, इट मींस F21 का मीनिंग होगा Q2 पर Q1 के कारण बल, F12 का मतलब हो गया Q1 पर Q2 के कारण बल। ये इसको उधर प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इसको उधर प्रतिकर्षित कर रहा है। Q1 का इसके सापेक्ष स्थिर सदिश R12 वेक्टर, Q2 का Q1 के सापेक्ष R21 वेक्टर। क्लियर। अब बात करेंगे F12 और F21 के मान की, तो वो क्या आता है। तो बात करें मान की F12 वेक्टर की, F12 वेक्टर, तो F12 वेक्टर जो आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन की बात करें तो F12 की जो डायरेक्शन है, F12 की जो डायरेक्शन है वो R12 की डायरेक्शन में है बेटा, R12 की डायरेक्शन में। तो मैं यहां लिखूंगा R12 कैप, R12 कैप, समझना ध्यान से। और यही जब बात करूंगा F21 वेक्टर की, F21 वेक्टर इट मींस K Q1 Q2 R स्क्वायर, और ये हो जाएगा R21 कैप, R21 कैप। क्लियर। अब यहां पर चाहते हो तो इनके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप लिख सकते हो कि सर कैसे। जैसे आप बात करोगे R12 कैप, कैप कैप इट मींस एकांक सदिश, और एकांक सदिश होता है सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो R12 कैप को लिख सकता हूं मैं क्या, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। ये ऐसा ही आप अगर यहां चाहते हो तो यहां पर भी लिख सकते हो R21 कैप इज इक्वल्स टू R21 वेक्टर अपॉन R। क्लियर। अब 11th क्लास में अगर वेक्टर पढ़ा, वेक्टर में भी अगर त्रिभुज का सदिश योग नियम पढ़ा, सदिश योग नियम, तो वहां पर छोटी सी बात आपने सीखी बेटा, त्रिभुज के सदिश योग नियम से क्या इस R12 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी R1 और R2 की टर्म्स में, वो देखो बेटा। जैसे त्रिभुज के सदिश योग नियम से बेटा, ये अगर यहां देखें तो ये आपके पास क्या है R2 वेक्टर, और ये एक ही क्रम में R12 वेक्टर एक ही क्रम में, और ये ऑपोजिट क्रम में। तो इसको आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर। तो यहां से जो R12 वेक्टर की वैल्यू आएगी, R12 वेक्टर वो मिलता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये मिलता है आप ये। और यही चीज जब यहां देखूंगा तो इस सिचुएशन, इस कंडीशन में जो लिखने वाला हूं वो क्या लिखूंगा कि R1 वेक्टर और ये R21 वेक्टर एक ही ऑर्डर में, ये और ये ऑपोजिट ऑर्डर में। तो यहां पर लिखा जाएगा तुम्हारे पास क्या, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो यहां से R21 वेक्टर की जो वैल्यू आती है R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये आप चाहो तो इनकी जगह इनको रिप्लेस कर सकते हो, इससे और इससे करके देखें तो देखो। तो यहां पर जो मेरे पास F12 की वैल्यू आएगी, F12 वेक्टर, उसको लिखूंगा मैं क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R12 कैप के, R12 कैप को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, R12 वेक्टर अपॉन R से, और R12 का मान ये रहा, तो आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हो, K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R स्क्वायर, और R ये हो गया R क्यूब। ये इस प्रकार से लिख सकते हो। अब यही चीज यहां देखना चाहते हो इसके केस में, तो इसके केस में भी सेम सिचुएशन आएगी, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो यहां आप लिखोगे क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R21 वेक्टर, R21 कैप, R21 कैप की जगह लिखोगे ये वाली वैल्यू R21 वेक्टर अपॉन R, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R क्यूब हो जाएगा, और ये आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या सर कहां से ले आया आप ये देखो, ये रहा, अभी प्रूव किया R21 वेक्टर को आप ये लिख सकते हो, तो ये लिख दिया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को देखा जाए तो क्या होगा कि सर होना क्या है, यहां पर आ रहा K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, यहां पर भी वही K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, यहां है R1 माइनस R2 और वहां पर है R2 माइनस R1। तो आप क्या कर सकते हो कि किसी एक में से कॉमन ले लो, कि ले ले, हाँ ले लो,
जैसे इसी में से कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लिया तो ये K Q1 Q2 R क्यूब। जब यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये लिख लिया, माइनस को अंदर शिफ्ट करोगे वापस यही वाला फॉर्म बन जाएगा। अब यहां देखा जाए तो ये वाला जो फॉर्म है ये मैच करता है किसके साथ में, इसके साथ में, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इट मींस इस स्टेप को अपन बोलते हैं F21 वेक्टर, F21 वेक्टर। तो इसको मैं रिमूव करके लिख देता हूं F21 वेक्टर, तो मेरे पास आ जाएगा क्या, F12 वेक्टर माइनस F21 वेक्टर। ये तो ये प्रूफ हो गया बेटा कि ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। न्यूटन की गति की थर्ड नियम, न्यूटन के गति के थर्ड नियम की पालना करता है कौन, कूलम्ब फोर्स। तो यहां ध्यान रखना, सिंपल से एग्जांपल्स बनते हैं, सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं कि अगर Q1 Q2 के ऊपर इतना फोर्स लगा रहा है तो Q2 Q1 पे कितना लगाएगा, उतना ही लगाएगा जितना वो उस पे लगा रहा है। जितनी क्रिया होगी उसी समान परिमाण में प्रतिक्रिया भी होगी। बट जो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है बेटा, सेम डायरेक्शन में नहीं होती, विपरीत दिशा में। कि सर ऐसे, हाँ ऐसे, कि सर ऐसे, हाँ ऐसे, दोनों ही कंडीशन। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करा तो दूसरा भी पहले वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर एक दूसरे को रिपेल करा तो दूसरा भी पहले को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमेशा लगेगा बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम कह दो या कूलम्ब नियम का सदिश निरूपण कह दो, ये सिंपल सा फंडा है। यहां पर एक बार वापस से समझ लो कि कूलम्ब नियम के सदिश निरूपण को समझने के लिए अपने सिंपल से दो चार्ज पार्टिकल लेट किए, Q1 और Q2। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर लेट किया, Q2 का जो है वो R2 वेक्टर लेट किया। दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस अपन ने R लेट की। माना इसने इसको रिपेल किया, इसको बोला F12 वेक्टर, और इसने इसको रिपेल किया, उसको बोला F21 वेक्टर। क्लियर? F12 वेक्टर का सिंपल सा मीनिंग होता है बेटा, F12 वेक्टर का मतलब होता है Q1 पर Q2 के कारण कूलम्ब बल, लिख रखा है बेटा। F21 का मतलब हो जाएगा Q2 पर Q1 के कारण कूलम्ब बल। ऐसे ही अगर आपने कह रखा है R21 वेक्टर, R21 वेक्टर का मीनिंग होता है Q2 का Q1 के सापेक्ष स्थिति सदिश। ऐसे ही R12 वेक्टर का मीनिंग होता है Q1 का Q2 के सापेक्ष स्थिति सदिश। ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें पता होती है तो रूल्स लगते हैं, और रूल्स लगते लगते बेटा सारी चीजें जो होती है वो सिंपलाइज हो जाती है, सरल हो जाती है। याद करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बेटा। नियम लगाते जाओ, आपके आंसर आते जाएंगे। नहीं तो आप रट्टा मारोगे कि इधर F12 लिखूं कि इधर F12 लिखूं, इसको R12 लिखूं या R21 लिखूं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, समझ में आना जरूरी है। तो ये आपका हुआ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्लियर? चले आगे। तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि एक कूलम्ब ने 100 कूलम्ब पे 10 न्यूटन बल लगाया, तो 100 कूलम्ब एक पे कितना लगाएगा? जितना एक ने 100 पे लगाया उतना ही 100 एक पे लगाएगा। ऐसे नहीं उसको 100 गुना कर दो तुम लोग। क्लियर? अरे समझ में नहीं आया क्या? जैसे मैंने कहा ये 1 कूलम्ब है, ये 100 कूलम्ब है, एक ने 100 पे लगाया 1 न्यूटन, तो 100 ने एक पे कितना लगाया? 1 न्यूटन। ऐसे मत कर लेना कि एक ने 100 पे लगाया, एक ने 1 न्यूटन, तो 100 इस पे लगाएगा 100 न्यूटन ना, दोनों ही सेम लगाएंगे बेटा, दोनों ही क्या होंगे? सेम लगाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट।